जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ यूपीआरवीयू की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसका पार्ट नंबर सेकंड। यूपीआरवीएनएल के लिए जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसका पार्ट नंबर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि हमारे कंप्यूटर एमसीक्यूज थे, वो भी यूपीआरवीएनएल की प्रिपरेशन के लिए ही थे। और उसके हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज की ये सीरीज पूरी हमारी चल रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हर बार अपने स्टूडेंट से वादा करते हैं जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए होंगे, उन्हें पता होगा ये चीज कि हर बार हम लोग उनसे बोलते हैं कि यार हम लोग यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस बताएंगे वही सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, जिस भी एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो है यूपीआरवीएनएल के प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ पर अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज जो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं, जिसका कि ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर जितने भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, जितने भी हम आपको एमसीक्यूज बताएंगे, अगर आप सिर्फ उन सबको प्रिपरेशन कर लेते हो, उन सब की आप लोग एकदम अच्छे से उस पर पकड़ बना लेते हो, तो फिर आपके कंप्यूटर सेक्शन में से जो आप पेपर दोगे उसमें यही सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग की 101% गारंटी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज इस वीडियो की तरफ। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप लोग जरूर से देखिएगा, वहां पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं शिवांश आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क। ठीक है, यहां पर हमसे ये बोल रहा है कि कौन सा उपकरण नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर में, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में, या नॉर्मल सी बात करें तो नेटवर्क के थ्रू नहीं शेयर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए कीबोर्ड, बी फ्लॉपी, सी कंप्यूटर या फिर डी प्रिंटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका कीबोर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। यानी कि जो अपना जो कीबोर्ड होता है उसको हम लोग नहीं शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम लोग कीबोर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे ना, है ना, सिंपल सी बात है, कीबोर्ड अगर हमें शेयर करना होगा तो कैसे ही करेंगे, नेटवर्क के थ्रू हम लोग तो कर ही नहीं सकते, एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। और अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी तो आपको एकदम ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर, यानी प्रिंटर एक उपकरण है, माफ कीजिएगा, एक उपकरण है जिसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रिंटर है, मतलब प्रिंटर किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रिंटर है जो कि हम लोग नॉर्मल अपने लाइफ में यूज करते हैं, आप लोग पता ही होगा, तो जो प्रिंटर होता है वो किस लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में खट से एक आंसर आया होगा, प्रिंट करने के लिए। अरे भैया, प्रिंट करने के लिए तो होता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, बी क्या है, इनपुट, सी क्या है, आउटपुट, डी क्या है, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी प्रिंटर हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, सी आउटपुट के लिए। ठीक है भाई, हम लोग को पता होता है ना कि यार प्रिंटर से हम लोग क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। एक बात और, प्रिंटर के थ्रू ही हम लोगों को किसी भी चीज की हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं बेसिक टर्म्स की बात कर रहा था कंप्यूटर के। तो बेसिक टर्म्स में मैंने आपको बताया था हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल आप लोग ने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा जरूर से जाकर के। लेकिन अभी यहाँ पर मैं बात करूं तो प्रिंटर के थ्रू हम लोग को क्या मिलता है, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी हम इंफॉर्मेशन का, किसी भी डेटा का हम लोग को क्या मिलता है, वहां पर उस डेटा की हम लोगों को मिलती है हार्ड कॉपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी हमसे क्या बोल रहा है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो बेसिक गोल होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, डेटा को किस चीज में कन्वर्ट करना। ठीक है, किस चीज में कन्वर्ट करना, ऑप्शन ए टैबलेट्स, बी फाइल्स, सी ग्राफिक्स या फिर डी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किस चीज के लिए होता है, कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसमें जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन हम लोग जब डाल देते हैं तो वहां पर हमारे जो कंप्यूटर का मेन गोल होता है वो क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन ए टैबलेट्स, बी फाइल, सी ग्राफिक्स या फिर डी इंफॉर्मेटिव के रूप में। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, कोई भी डाटा हम लोगों ने डाला उसमें तो वो हमको इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग को वो दिखा रहा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, द नेम दैट यूजर गिव्स
टू अ डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला है क्योंकि ये, इसलिए उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई यूजर, मतलब ऑब्वियसली बात है हम लोग यूजर ही हैं, ठीक है, तो हम लोग यूजर जो हैं, तो यूजर हम लोगों ने अगर किसी फाइल या किसी फोल्डर का हमने किसी भी चीज को नाम दिया, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने नाम दे दिया, ठीक है, यानी हमने कोई भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाया और उसको हमने XYZ नेम से सेव कर दिया, ठीक है, XYZ नेम से जब हमने सेव कर दिया तो वहां पर हम लोग जो नेम दिया, हम लोगों ने जो ये नेम दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने जो ये नेम दिया है, इस नेम को हम लोग क्या बोल देंगे, मतलब क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए फाइल नेम, बी डॉक्यूमेंट नेम, सी नेम गिवन, या फिर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर की जो हमने नाम दिया वो क्या कहलाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइल नेम, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए फाइल नेम। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और परीक्षण करने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखता है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कॉपी पेन लेकर के कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहा है वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो वो करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाता है वो, और उसको टेस्ट भी करता है यानी चेक भी करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, बी प्रोग्रामर, सी प्रोजेक्ट डेवलपर, या फिर डी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको ये टेस्ट भी करता है, उनको बनाता भी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर। देखो एक बात याद रखना, कंप्यूटर साइंटिस्ट में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये लोग नहीं है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। एक ऐसा पर्सन जो कि, देखो ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और इसीलिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी प्रोग्राम को राइट यानी बनाता है और उसको टेस्ट भी करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन अपना क्या है, DNS इज द एब्रिविएशन ऑफ, यानी कि DNS एब्रिविएशन है, यानी देखो यहां पर तुमसे क्या पूछा है, फुल फॉर्म, DNS का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, तो DNS क्या है, DNS से तुमसे क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, बी डोमेन नेम सर्विस, सी डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम, या फिर डी डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सिक्स्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, मतलब DNS का फुल फॉर्म क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई फुल फॉर्म्स को जरूर से प्रिपेयर आप लोग कर लीजिए, ठीक है, तो DNS के यहां पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि प्राथमिक भंडारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज, मतलब कि कंप्यूटर में जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उससे रिलेटेड नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है कौन से सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को, नॉट बोला है, ठीक है, नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, यानी कि यह डेटा तक बहुत तेजी से पहुंच की अनुमति देता है, ऑप्शन बी इट इज अ पार्ट ऑफ द CPU, यानी यह CPU का एक भाग है, ऑप्शन सी इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, यानी कि यह अपेक्षाकृत अधिक महंगा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इट, देखिए अब इसको पहले ये चीज समझते कौन कौन सा ट्रू है, अगर हमें ये पता चल गया कौन कौन सा ट्रू है तो नॉट ट्रू वाला ऑब्वियस सी बात है सामने आ ही जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए क्या है, इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, यानी कि देखो ये हमें क्या करता है, डेटा मतलब जो अपना जो डेटा है उस तक बहुत जल्दी पहुंचता है, बहुत फास्ट वर्कआउट करता है और इस चीज की अनुमति देता है यानी अलाउ करता है, तो ये तो एकदम सही बात है भैया, ठीक है, ऑप्शन बी ये तो सही हो गया,
ठीक। ऑप्शन बी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। भाई ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी स्टोरेज किसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, कॉमन सी बात है, आप लोग को पता होगी, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव को यहाँ छोड़ ही दो। ठीक, इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, हाँ ये गलत चीज है कि सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग को ज्यादा महंगी मिलती है कंपेयर टू दोज विच आर प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, थोड़ी मतलब वही बोल रहा हूं, कंपेयर करके अगर मैं बोलूं तो एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज आर मच चीपर देन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर इससे हमको क्या पता चल गया कि भाई ये आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी क्या है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर या फिर डी मेगा फ्रेम। देखो यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए अगर आप लोग, तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताने वाला, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा करो आप लोग इसको होमवर्क करो। ठीक है, इसको होमवर्क है आपका, ये वीडियो को देखो, वीडियो को अभी इस वक्त इस क्वेश्चन के लिए पॉज करो, कमेंट सेक्शन पर जाओ और कमेंट सेक्शन पर जाकर के क्वेश्चन नंबर जरूर से लिखा करिए आप लोग। मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई जो मैं क्वेश्चन दिया करूं उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर बताया करिए, बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस चीज की। ठीक है, और आंसर जरूर से बताया करो यार, बहुत सारे लोग मतलब जिस हिसाब से व्यूज जाते हैं उस हिसाब से कमेंट्स नहीं आते हैं। तो यार अगर पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो कुछ तो आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे ना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जरूर से बताना कि कौन सा मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर है, यानी सबसे शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है, कौन सा है भैया सबसे शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा होगा वो आप लोग बताना है, कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की कंप्यूटर सुविधा नहीं है। फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इजंट, इज नॉट बोला है यानी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं है बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड, बी डिसेंट्रलाइज्ड, सी डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डी डी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताइए आप मेरे को। ठीक है, तो कौन सा है जो कि एक कंप्यूटर फैसिलिटी से बिलोंग नहीं करता, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि एक कंप्यूटर फैसिलिटी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा, ए सेंट्रलाइज्ड, बी डिसेंट्रलाइज्ड, सी डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डी डी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी डिस्ट्रीब्यूटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ, ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ऑप्शन ए मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि डेटा संचार और संसाधन साझा करने के उद्देश्य से कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि एक वितरित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, या फिर सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, या फिर डी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले नेटवर्क के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग वीडियो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब अगर नेटवर्क से रिलेटेड बात उठती है तो एक बात, ये बात आप लोग को पता होगी जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बाकायदा पूरी डाल रखी है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट करके पूरी की पूरी वीडियो पड़ी है, उसमें फुल टू नॉलेज है आपकी सारी चीजों के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, किस चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है अपने उस वीडियो में। प्लीज जाकर के उसको चेकआउट करो, उसको देख लो, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, उसको जाकर के चेक कर लेना। चलो अब अगर यहां की हम लोग बात करते हैं मल्टीपल, अब यहां पर देखना उस वीडियो पर भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो यहां पर हम लोग को ये एक तो पॉइंट अपना कंफर्म है कि भाई ऑप्शन ए तो 101% सही है। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्या है, ऑप्शन ए एकदम सही है कि भाई हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं, और क्यों जुड़े होते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए और रिसोर्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं डेटा की। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क का ऑप्शन ए तो एकदम सही है। ऑप्शन बी क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि एक वितरित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, डेटा क्या होता है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और हम लोग उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये चीज हम लोग को समझ में है कि भाई ऑप्शन बी भी एकदम सही हो गया। तो इस तरीके से
हम लोग किस पर टिक करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ, क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें हमें स्पेलिंग को चेक करनी है, ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग पूरी लिखी हुई है, इंग्लिश में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है और हमको उसमें स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इंडेक्स डिस्क, ऑप्शन बी डिक्शनरी चेक, ऑप्शन सी डायरेक्टरी चेक, या फिर डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। देखो इंडेक्स चेक तो नहीं होगा, इसमें तो कई लोग कंफर्म हो जाएंगे। अब मैटर फंसेगा इन दो में, ठीक है, इन दोनों में मैटर फंसेगा कि या डिक्शनरी चेक होगा या डायरेक्टरी चेक होगा। ठीक है, बेसिकली अब एक चीज समझिएगा, डायरेक्टरी चेक तब होता है जब हम लोग फोल्डर्स के बारे में हमें नॉलेज चाहिए होती है कि यार ये कौन सा फोल्डर कहां जाकर के सिचुएटेड है, या हमारे कंप्यूटर मेमोरी पर ये फोल्डर कहां पर है। इस चीज की जानकारी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, डायरेक्टरी चेक। ठीक है, डायरेक्टरीज पता लगाते हैं। ठीक, ये एमएस डॉस में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो है डिक्शनरी चेक। डिक्शनरी चेक होता है मेन, हम लोगों को अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिक्शनरी चेक करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, अगर हमें स्पेलिंग्स को चेक करना है, ठीक है, यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, डिक्शनरी चेक का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी ये ट्रेंड पर भी है, इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इंटरनेट बैंकिंग किसका उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन ए ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, या फिर ऑप्शन सी एससीआईआई यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरचेंज। ठीक, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के बाद ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो यार देखो हम लोग इंटरनेट बैंकिंग में किसी डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहे होते। ठीक, एएससीआईआई तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, अमेरिका से अमेरिकन स्टैंडर्ड, मतलब अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये कोड वर्ड चेंज करके क्या ही होगा, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कोड वर्ड से रिलेटेड क्या ही मतलब है इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसका करेक्ट आंसर होगा। ईएफटी जिसका की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईएफटी, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अब आगे बढ़ते हैं, एनोमिनस एफटीपी इज, यानी कि अगर इसको देखते हैं, बेनामी एफटीपी क्या है, यानी कि अगर जो एफटीपी होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि एफटीपी क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी एनोमिनस का मतलब आप लोग जानते हो ना, बेनामी, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, बेनामी मतलब बदनामी वाला नहीं ले लेना, ठीक है, गलत सेंस में मत ले लेना जगह। इसको क्या है, बेनामी यानी जिसका नाम ना हो, उस एफटीपी को क्या बोलते हैं, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर्स पासवर्ड, यानी प्रोटोकॉल जिसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। तो अब ओवरऑल क्वेश्चन को पहले मैं समझ लीजिएगा फिर से कि क्वेश्चन यहां पर आपसे ये बोल रहा है कि एफटीपी के बारे में पूछ रहा है कि एफटीपी होता क्या है। ठीक है, एफटीपी जो एनोमिनस एफटीपी होता है, यानी कोई एक ऐसा एफटीपी जिसका कोई नाम ही ना हो, वो एफटीपी क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर्स पासवर्ड, प्रोटोकॉल जिसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी नॉट एक्सेस टू द फाइल्स, यानी फाइलों तक पहुंच नहीं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा होगा करेक्ट आंसर आपका, कौन सा होगा इसमें से करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यहां से इसको समझा जा सकता है एफटीपी, यहां से अगर इतने पार्ट को ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एफटीपी। देखो अब यहां से ये मत सोचिएगा कि अगर एचटीटीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जिसमें भी लास्ट में एचटीटीपी होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे ना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को भी थोड़ा समझना है, ऑप्शन को भी थोड़ा समझना है। अगर यहां पर फिलहाल हम लोग को ये चीज मिल गई कि भाई नॉर्मल से हमको क्वेश्चन मिल गया इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमने इस पे सिलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं, इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग एकदम साधारण सा क्वेश्चन लग देते हैं और बच्चे उसमें ये सोचते हैं कि यार ये इतना आसान कैसे हो गया, इस चीज में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मत करना, आराम से क्वेश्चन को समझना, आराम से ऑप्शन को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अचीव इज अ,
ठीक है, यानी कि जो हमारा अर्चीव होता है, हमारे कई व्हाट्सएप पर भी आपको अर्चीव का ऑप्शन मिलेगा, और आपको जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं उन सब में आपको जो सोशल मीडिया चैट्स होते हैं उसमें आपको अर्चीव का ऑप्शन मिल जाता है। इवन अब तो जो हमारे डिफॉल्ट मैसेजिंग एप्स जो आते हैं उसमें भी आपको मिलता है अर्चीव का ऑप्शन। ठीक है, सो अर्चीव ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉरवर्ड ऑप्शन, ऑप्शन बी बैकअप स्टोरेज, ऑप्शन सी प्राइमरी स्टोरेज, या फिर डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होता है? ये बैकअप स्टोरेज होती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चीज जान लेना, अर्चीव क्या है? एक बैकअप स्टोरेज है, यानी पूरा क्या है? एक बैकअप स्टोरेज है। ठीक है, बैकअप स्टोरेज आप लोग जानते ही। ठीक, तो अर्चीव क्या है? एक बैकअप स्टोरेज है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। जनरल अवेयरनेस में भी कहीं आपसे पूछ ले कि क्या होता है अर्चीव, बता दो भैया। कंप्यूटर में या हमारे जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं इन सब में अर्चीव क्या होता है, बता दो हमको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15th ऑप्शन क्या है? 15th ऑप्शन, सॉरी 15th क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? सीपीयू परफॉर्म्स रीड राइट ऑपरेशंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन, यानी कि सीपीयू किसी भी समय रीड या राइट ऑपरेशन करता है। ठीक है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि किसमें जो है सीपीयू किसी भी टाइम रीड या राइट का ऑप्शन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देखो एक चीज बता दे रहा हूं, ये जितने फुल फॉर्म्स लिखे हैं, ये और ये वाला तो है ही, इन सबको जरूर से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी पे नोट डाउन आप लोग जरूर से करेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन ए पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर डी ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, चलो फिर उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।